आज मेरे बेटे कबीर की दूसरी शादी थी। पूरे घर में शहनाइयों की गूंज थी। रंग बिरंगी रोशनियों से पूरा आंगन जगमगा रहा था और मेहमानों की चहल पहल से घर का कोना कोना गुलजार था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन इस चकाचौंध के बीच भी मेरा दिल किसी गहरे और अनजाने खौफ से लगातार कांप रहा था। मैं रह रहकर अतीत के उस काले पन्ने को याद कर रही थी, जिसे मैं अपने जहन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। कबीर की पहली शादी की वह खौफनाक रात आज भी मेरी आंखों के सामने किसी डरावने साये की तरह घूम जाती थी। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचती, मेरी रूह कांप उठती थी। वह एक ऐसी अजीब और दर्दनाक घटना थी जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार को समाज की नजरों में एक तमाशा बना दिया था। कबीर मेरा इकलौता बेटा था, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। भगवान ने उसे हर वह खूबी दी थी जो एक माँ अपने बच्चे के लिए मांगती है। वह दिखने में बेहद हैंडसम, कट्टर संस्कारी और स्वभाव से बेहद शांत था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था। इसकी वजह से हमारे पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। पूरे खानदान और बिरादरी में उसकी शराफत की मिसालें दी जाती थी। यही वजह थी कि जब कबीर की पहली पत्नी महज चंद दिनों में उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हर किसी को लगा कि शायद उस लड़की में ही कोई कमी रही होगी। कबीर की बेगुनाही और उसकी अच्छाई पर सबको इतना भरोसा था कि जब उसकी पहली शादी के टूटने के महज 1 साल बाद ही हमने उसकी दूसरी शादी तय की, तो खानदान के किसी भी सदस्य ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा कि इतनी जल्दी कबीर की दूसरी शादी क्यों की जा रही है। सब यही कह रहे थे कि कबीर जैसे हीरे को अकेले रहने का कोई हक नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन एक माँ का दिल भला कैसे मान जाता। जैसे जैसे शाम ढल रही थी और रात नजदीक आ रही थी, मेरे सीने के अंदर बेचैनी का एक समंदर हिलोरे मार रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, जिसे मैं चाह कर भी मेहमानों के सामने छिपा नहीं पा रही थी। तभी मेरी 19 साल की बेटी मानसी, जो कबीर से छोटी थी और कॉलेज में पढ़ती थी, धीरे से सरकती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा, और फिर बेहद दबी और कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, मम्मी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अगर आज रात भी वैसा ही कुछ हुआ तो? अगर यह नई भाभी भी पहली वाली भाभी की तरह? मानसी की बात पूरी होने से पहले ही मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसके मुंह पर रख दिया। मेरी आंखों में खौफ और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा, चुप कर मानसी, अपने मुंह से कुछ अच्छा और शुभ निकालो। मैं पहले ही अंदर से मरी जा रही हूँ, मुझे और मत डराओ। जो होना था वो एक बार हो गया, बार बार वैसा नहीं होता। मैंने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, पिछली बार जब कबीर की पहली शादी हुई थी, तब देश में महामारी का दौर था। चारों तरफ पाबंदियां थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम गिने चुने लोगों को ही बुला पाए थे। ज्यादा धूमधाम नहीं हो सकी थी और न ही रिश्तेदार आ पाए थे। लेकिन इस बार देखो, कबीर की मौसी, चाची, मामा और दूर दूर के सारे रिश्तेदार पूरे लाव लश्कर और उत्साह के साथ आए हुए हैं। वे लोग हमारी पिछली बदनामी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। उन्हें बस इतना पता है कि पहली लड़की के साथ कबीर का तालमेल नहीं बैठा, इसलिए अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी बात सुनकर मानसी ने खामोशी से अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों का डर कम नहीं हुआ था। मैंने दूर खड़े कबीर की तरफ देखा, जो शेरवानी पहने सेहरा सजाए मेहमानों के बीच घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक सहज और सच्ची मुस्कान थी। वह सचमुच बहुत खुश लग रहा था, और उसकी इस खुशी की एक बड़ी वजह थी उसकी होने वाली पत्नी दृष्टि न केवल बला की खूबसूरत थी, बल्कि वह उम्र में भी कबीर से छोटी थी और उसका स्वभाव बेहद सौम्य, शांत और संस्कारी था। वह एक
सम्भ्रात और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। कबीर को खुश देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद इस बार भगवान मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और कबीर की जिंदगी में खुशियों की एक नई सुबह होगी। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में छुपा वह खौफनाक अतीत बार बार मुझे सता रहा था कि जब रात के 12 बजेंगे तब क्या होगा। शादी की रस्में अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण, हवा में तैरता हवन, सामग्री का धुआं और मंगल गीतों की गूंज के बीच कबीर और दृष्टि के फेरे पूरे हो चुके थे। शादी के सारे रीति रिवाज निपटाते निपटाते रात के 12 बज चुके थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए कड़ाके की ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। बाहर लॉन में जो नाच गाना और जश्न चल रहा था वह अब धीरे धीरे थमने लगा था। कड़ाके की इस ठंड की वजह से ज्यादातर मेहमान और दूर दूर से आए रिश्तेदार मुख्य बड़े घर के अंदर बने कमरों में जाकर ठहर गए थे। चारों तरफ थोड़ी शांति छाने लगी थी, लेकिन उस शांति के बढ़ने के साथ साथ मेरे सीने के अंदर का तूफान भी बड़ा होता जा रहा था। दृष्टि दूसरे शहर से आई थी। सुबह की लंबी यात्रा, फिर दिन भर की रस्में और फिर भारी लहंगे और गहनों के बोझ तले वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी थकी हुई, झुकी हुई नजरें साफ बता रही थी कि वो नींद और थकान से बेहाल है। उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो शायद मेरी ममता और मेरे डर दोनों का मिला जुला रूप था। मैंने सोचा कि अगर आज की रात टल जाए, अगर आज रात दृष्टि कबीर के कमरे में ना जाए, तो शायद वह खौफनाक इतिहास खुद को ना दोहराए जो पिछली बार हुआ था। यही सोचकर मैं दबे पांव अपनी जेठानी सुभद्रा जी के पास गई। सुभद्रा जी हमारे खानदान में सबसे बड़ी थी और हर छोटे बड़े मामले में अपनी राय देना और बात की खाल निकालना उनकी पुरानी आदत थी। बिना उनसे मशवरा किए घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। मैंने उनके करीब जाकर बहुत ही धीमी और हिचकिचाती आवाज में कहा, दीदी, दुल्हन बहुत दूर से आई है, सुबह से भूखी प्यासी रस्मों में बैठी है और थकान से उसका बुरा हाल है। मुझे लगता है कि आज की रात उसे दूल्हे के कमरे में भेजने के बजाय मानसी के कमरे में सुला देना चाहिए। बेचारी आराम कर लेगी तो सुबह की रस्मों के लिए तरोताजा हो जाएगी। मेरी बात सुनते ही सुभद्रा जी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और मुझे घूरते हुए ऊंचे स्वर में बोली, अरे रागिनी, मती मारी गई है क्या तुम्हारी? भला शादी की पहली रात को भी कोई दुल्हन को दूल्हे से अलग सुलाता है? उनकी अभी अभी शादी हुई है, उमंग के दिन हैं और तुम हो कि पहले ही दिन उनकी रात खराब करने पर तुली हो। मानती हूँ कि शादी ब्याह में थोड़ी बहुत थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है। दोनों को एक एक कप कड़क कॉफी पिला दो, सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। और वैसे भी सुबह रिसेप्शन है, दुनिया भर के लोग मुंह दिखाई के लिए आएंगे। अगर किसी को कानों कान भनक भी लग गई कि दुल्हन पहले दिन अलग सोई थी, तो लोग 4 बातें बनाएंगे। मैंने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस उसकी सेहत के लिहाज से कह रही थी कि बेचारी बहुत थक गई होगी। लेकिन सुभद्रा जी ने मेरी बात को बीच में ही काट दिया और हाथ नचाते हुए बोली, आजकल की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं होती रागिनी। उन्हें अपनी शादी का, अपने पिया के घर आने का बहुत चाव होता है। अब तुम ज्यादा सोच विचार करके वक्त मत गंवाओ। रात के 12 से ऊपर का समय हो चुका है। सब लोग नाच गाकर थक चुके हैं और अपने अपने बिस्तरों पर जा रहे हैं। खुद दुल्हन भी अब अपने कमरे में जाना चाहती होगी। चलो जल्दी करो और शगुन के मुताबिक दुल्हन को कबीर के कमरे में छोड़ आओ। उनकी उस कड़क आवाज और मशवरे के सामने आगे कुछ भी बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। अगर मैं ज्यादा जिद करती
तो सुभद्रा जी के तीखे सवाल मेरे डर को सबके सामने ला देते, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। आखिरकार भारी मन और कांपते कदमों के साथ मैं दृष्टि के पास पहुंची। दूसरी औरतें हंसी मजाक और छेड़छाड़ करते हुए दृष्टि को कबीर के उस सजे धजे कमरे की तरफ ले जा रही थी, जिसे ताजे गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों से महकाया गया था। जब वे सब दृष्टि को बेड पर बैठाकर हंसी ठिठोली करते हुए एक एक करके कमरे से बाहर निकल गई, तो मैं वहीं रुक गई। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से हल्का सा सटा दिया और खुद दृष्टि के पास बेड पर बैठ गई। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन उस खुशबू के बीच मुझे केवल अपनी घबराहट की बू आ रही थी। मैंने बहुत ही प्यार से दृष्टि का घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसका चांद सा टुकड़ा चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अपने नए जीवन को लेकर कई सुनहरे सपने और एक अजीब सी झिझक साफ देखी जा सकती थी। वह बड़े ही आदर और उम्मीद से अपनी इस नई सास को देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह सास अंदर ही अंदर किस कदर टूट रही थी। मैंने दृष्टि के ठंडे पड़ रहे हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें हौसला देने के लिए हल्के से दबाया। वह बेचारी बड़े ही आदर और कौतूहल से मुझे देख रही थी कि उसकी सास शादी की इस पहली रात को, जब सबको कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, उसके पास क्यों बैठी है। मैंने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को पीछे करते हुए बेहद धीमी और गंभीर आवाज में कहा, दृष्टि बेटा, तुम एक बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और बड़े परिवार की बेटी हो। मैं तुम्हें बहुत जांच परख कर और तुम्हारी इसी शालीनता को देख कर इस घर की बड़ी बहू बनाकर लाई हूँ। देखो बच्ची, जब लड़की की नई नई शादी होती है तो बहुत सी चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, उसका रहन सहन और तौर तरीके अलग होते हैं। इसलिए मेरी बच्ची, अगर शुरुआत में कुछ चीजें तुम्हें अजीब लगे या पसंद ना आए तो तुम थोड़ा सब्र से काम लेना। मेरी बातें सुनकर दृष्टि के चेहरे की बची खुची रंगत भी उड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा असमंजस, गहरा सस्पेंस और डर साफ तैरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर की माँ, जो अब तक उस पर इतना लाड लुटा रही थी, अचानक सुहाग रात के कमरे में उसे ऐसी रहस्यमयी चेतावनियां क्यों दे रही है। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए और अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, जी मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस विषय में बात कर रही हैं। क्या कबीर जी, क्या कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। मैंने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। कबीर बहुत हीरा लड़का है। मैं तो बस एक माँ होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि पुरुष थोड़े अलग स्वभाव के होते हैं। बस मेरी एक बात गांठ बांध लो, अगर आज रात कबीर कोई उल्टी सीधी बात करे या उसका बर्ताव तुम्हें थोड़ा अजीब या डरावना लगे तो तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, हिम्मत रखना और सबसे जरूरी बात, इस कमरे के अंदर जो कुछ भी हो उस बात को कमरे के अंदर ही रखना, रात भर सब्र करना और सुबह चुपके से सबसे पहले मुझे आकर बताना। तुम्हारी जो भी समस्या होगी उसे मैं खुद सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी, बस तुम घबराना मत। मेरी इस अजीबोगरीब हिदायत ने दृष्टि को अंदर तक झकझोर दिया था। वह बेहद घबराए हुए स्वर में बोली, जी ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे परिवार पर आंच आए। मैंने भारी मन से दृष्टि के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा, कबीर को कमरे के अंदर भेजा और खुद बाहर आकर कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे से बाहर निकलते ही ऐसा लगा मानो पूरे घर को सन्नाटे के किसी काले साये ने अपनी आगोश में ले लिया हो। कड़ाके की ठंड और जाड़े की रातें वैसे भी बेहद शांत और सुनसान होती है, लेकिन आज की यह रात कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रही थी। कबीर के कमरे के बाहर का गलियारा एकदम ठंडा और वीरान पड़ा था। थके हारे मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो चुके थे, जिसके कारण पूरे घर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था।
ऐसा लग रहा था मानो यह किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। मैं भारी कदमों से चलकर अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। मानसी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां जैसे मेरे दिल पर हथौड़े की तरह चल रही थी। टीक टीक टीक, हर एक सेकंड मेरे सीने की धड़कन को बढ़ा रहा था। मैं बार बार उठकर घड़ी की तरफ देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, बस किसी तरह यह रात खैरियत से गुजर जाए, सुबह जल्दी हो जाए, ताकि मेरी जिंदगी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म हो सके। मेरी लाज रख लेना भगवान, इस बार मेरे कबीर का घर उजड़ने मत देना। लेकिन अंदर बैठा मेरा डर बार बार मुझसे कह रहा था कि इतिहास खुद को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। लेकिन मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान के सामने हाथ जोड़ते जोड़ते और दीवार की घड़ी की सुइयों को निहारते निहारते कब रात के 2:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और ठीक उसी वक्त पूरे घर के उस गहरे डरावने सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद भयानक, रूह कपा देने वाली चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी दर्दनाक और खौफ से भरी थी कि उसे सुनते ही मेरे बदन का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। वह चीख किसी और की नहीं बल्कि दृष्टि की ही थी। अभी मैं अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि कबीर के कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुला। अगले ही पल दृष्टि पागलों की तरह बदहवास हालत में बाहर की तरफ भागी। उसकी हालत देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता। शादी का वह भारी लाल जोड़ा अस्त व्यस्त था। उसके सोने के गहने और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और पैरों में सैंडल तक नहीं थे। खौफ के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था। वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बिना पीछे मुड़े बस चिल्लाते हुए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भाग रही थी, जैसे पीछे कोई साया उसका काल बनकर आ रहा हो। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, कोई मुझे बाहर निकालो। दृष्टि की इन चीखों ने पूरे घर में तहलका मचा दिया। कड़ाके की ठंड में गहरी नींद में सो रहे सारे मेहमान और रिश्तेदार झटके से जाग गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। सुभद्रा जी, मानसी और घर की कुछ अन्य औरतों ने भागती हुई दृष्टि को बीच आंगन में किसी तरह चारों तरफ से घेरा और उसे पकड़ा। मानसी ने उसे संभालते हुए कहा, भाभी, भाभी क्या हुआ? शांत हो जाओ। लेकिन दृष्टि कुछ सुनने या समझने की स्थिति में नहीं थी। उसका पूरा शरीर कड़ाके की ठंड के बावजूद पसीने से तरबतर था और वह किसी सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रही थी। वह बार बार कबीर के कमरे की तरफ उंगली उठा रही थी, लेकिन खौफ के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। और फिर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खौफ का वह गहरा सदमा उसकी सहन शक्ति से बाहर था और वह अगले ही पल फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। दृष्टि, दृष्टि, आंखें खोलो बेटा। मैं चिल्लाते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। हमने तुरंत उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसकी हथेलियों और पैरों को रगड़ा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा था और उसकी सांसें बेहद कमजोर चल रही थी। आधी रात के 3 बज रहे थे। बाहर घना कोहरा और कड़ाके की ठंड थी, लेकिन दृष्टि की बिगड़ती हालत को देखकर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मेहमानों के बीच तरह तरह की कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। सुभद्रा जी हैरान परेशान खड़ी थी और बाकी रिश्तेदार अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। कबीर के चाचा जी ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और हम आधी रात को ही दृष्टि को लेकर शहर के बड़े अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाते समय मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे रह रहकर यही लग रहा था कि जिसका डर था वही हुआ। एक बार फिर पूरी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत और कबीर की जिंदगी का सरेआम तमाशा बन चुका था और मैं बेबसी के आंसू रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। अस्पताल के गलियारे में
सफेद रोशनी के नीचे चारों तरफ अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। डॉक्टरों की टीम दृष्टि को इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गई थी और बाहर हम सब किसी गुनहगार की तरह खड़े थे। मानसी मेरा हाथ पकड़े सिसक रही थी, जबकि सुभद्रा जी और बाकी रिश्तेदार थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनकी तीखी नजरें बार बार मुझे ऐसे छेद रही थी मानो इस पूरी घटना की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अभी 1 घंटा ही बीता था कि अस्पताल के बड़े दरवाजे से दृष्टि के माता पिता और उनके कुछ करीबी रिश्तेदार बदहवास हालत में दौड़ते हुए अंदर आए। अपनी हंसती खेलती बेटी को आधी रात को विदा करने के बाद इस हाल में अस्पताल में देखने की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। दृष्टि के पिता का चेहरा गुस्से और गम से लाल था। उन्होंने सीधे मेरे पास आकर चीखते हुए पूछा, रागिनी जी, यह सब क्या है? मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या सुलूक किया है आपके बेटे ने? वो चीखती हुई कमरे से बाहर क्यों भागी? कहाँ है कबीर? बुलाओ उसे सामने। दृष्टि की माँ वार्ड के दरवाजे से लगकर रो रही थी और कह रही थी, पता नहीं हमारी सीधी साधी बेटी के साथ अंदर क्या हुआ है। भगवान जाने उस कमरे में क्या मंजर था। उनके रिश्तेदार एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे कि लड़का जरूर कोई दिमागी मरीज है या कोई दरिंदा है। हर तरफ सवाल ही सवाल थे और बेचारी बदनामी के बोझ तले दबी अस्पताल के गलियारे में सिर झुकाए खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरे पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब डॉक्टरों ने बताया कि दृष्टि को गहरा शॉक लगा है और उसकी हालत अब स्थिर है, तब मैं मानसी को वहीं छोड़कर तुरंत घर की तरफ भागी। मेरा पूरा वजूद गुस्से और घबराहट से जल रहा था। मैं कबीर से सीधे मिलकर यह पूछना चाहती थी कि आखिर उस बंद कमरे के अंदर उसने क्या किया है, लेकिन जब मैं दौड़ती हुई कबीर के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कबीर कमरे में कहीं नहीं था। बेड पर फूलों की चादर वैसी ही सजी हुई थी। कोई भी सामान अपनी जगह से हिला तक नहीं था। ना तो कोई चीज टूटी थी, ना ही वहां किसी तरह की हाथापाई के कोई निशान थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मैंने तुरंत कबीर का फोन मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। शायद वह लोगों के तीखे सवालों और बदनामी के डर से कहीं भाग गया था। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर उसका इस तरह गायब हो जाना मेरे दिल को और ज्यादा दुख गया। फिलहाल मेरे पास कबीर को ढूंढने का वक्त नहीं था। मुझे अस्पताल वापस जाना था। जब मैं 2-2.5 घंटे बाद अस्पताल लौटी तो डॉक्टरों ने दृष्टि को डिस्चार्ज करने की तैयारी कर ली थी। वह होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खौफ था। दृष्टि हमारे घर वापस आने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। उसकी माँ ने रोते हुए उसके हाथ जोड़े और धीरे से समझाया, बेटा, कम से कम सुबह की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाने दो। लोक लाज का तो ख्याल करो, नहीं तो दुनिया को हम क्या जवाब देंगे। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी आगे बढ़कर दृष्टि के पैर छूने की कोशिश की और रोते हुए कहा, बेटा, सिर्फ सुबह तक की बात है। रस्म पूरी हो जाए, फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगी। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनते ही दृष्टि का डर अचानक गुस्से में बदल गया। वह बेड पर उठकर बैठ गई और अपनी सूजी हुई आंखों से मुझे घूरते हुए चिल्लाई, भाड़ में गई आपकी रस्में और भाड़ में गई आपकी दुनिया। मैं आपके उस खौफनाक घर में एक पल के लिए भी पैर नहीं रखूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना तो कोई समाज का कोई नियम रोक सकता है और ना ही इस देश का कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मुझे आपके उस पागल बेटे के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना है। दृष्टि ने अस्पताल के उस वार्ड में ही अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही।
मेरी जुबान जैसे सिल गई थी, क्योंकि यह खौफनाक तमाशा हमारे घर में पहली बार नहीं हुआ था। ठीक 1 साल पहले जब कबीर की पहली शादी अनन्या से हुई थी, तब भी यही हुआ था। अनन्या मेरी सबसे पसंदीदा लड़की थी। वह मानसी की कॉलेज की सहेली थी और कबीर को बहुत पसंद करती थी। हम उसे बहुत चाव से इस घर की बहू बनाकर लाए थे। वह एक अमीर और संभ्रांत पिता की एकलौती बेटी थी। बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी थी। लेकिन उस पहली शादी की रात भी अनन्या इसी तरह 2:30 बजे चीखती हुई कबीर के कमरे से बदहवास भाग निकली थी और उसने अगली ही सुबह कबीर की शक्ल तक देखने से मना कर दिया था। उस वक्त भी सबने अनन्या को बहुत समझाया था कि बेटा, एक बार सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, समाज क्या कहेगा। लेकिन अनन्या ने रोते हुए सिर्फ एक ही बात कही थी, मेरी जिंदगी तो उसी कमरे में बर्बाद हो गई। अब मैं उस इंसान के साथ रहकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। और आज ठीक 1 साल बाद दृष्टि भी हूबहू वही बातें दोहरा रही थी। इतिहास ने खुद को इतनी बेरहमी से दोहराया था कि कबीर की जिंदगी का यह दूसरा घर भी बसने से पहले ही उजड़ चुका था। दृष्टि के माता पिता ने अस्पताल में और फिर हमारे घर के बाहर बिरादरी के सामने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे अपनी बेटी को साथ लेकर हमेशा के लिए चले गए। अच्छा खासा तमाशा हो चुका था और पूरे मोहल्ले के लोग तमाशबीन बने तमाशा देख रहे थे। कबीर के पिता तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए समाज के तीखे तीर और सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही अपनी छाती पर सहनी पड़ी। घर में जो दूर दराज के मेहमान और रिश्तेदार बड़ी उम्मीदों से आए थे, वे भी अब अपनी पोटली बांधने लगे थे। जाने से पहले सुभद्रा जी और बाकी रिश्तेदारों ने हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली। सुभद्रा जी ने तो साफ कह दिया, रागिनी, तुम्हारे बेटे में ही कोई बहुत बड़ा खोट है, जो 2-2 शादियां पहली ही रात को टूट गई। हमारी मानो तो अब इसकी तीसरी शादी का ख्याल मन से निकाल ही देना। मैं खुद को आज बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश आज कबीर के पिता जिंदा होते तो दुनिया के सामने खड़े होने की मुझे इतनी जल्दी हिम्मत ना हारनी पड़ती। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और कबीर को लेकर तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही थी। जितनी मुंह उतनी बातें थी। कोई कह रहा था कि कबीर दिमागी रूप से पूरी तरह पागल है, तो कोई कह रहा था कि कबीर को कोई छिपा हुआ पुराना मर्ज है, तो कोई कह रहा था कि पता नहीं सुहाग रात के कमरे में वह नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्या जुल्म करता है कि लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी होती है। जब लोगों को किसी बात की असल वजह नहीं पता होती तो वे खुद की कहानियां बना लेते हैं और खुद की बनाई हुई ये उल्टी सीधी कहानियां असली सच से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि असली सच तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या था कबीर के पास जिससे सुहाग रात को ही मेरी बहुएं चीखती हुई भागती थीं। दृष्टि ने भी तो उस रात डर के मारे मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा कि भले ही दृष्टि और उसका परिवार हमसे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए हैं, लेकिन इंसानियत के नाते और सच जानने की उम्मीद में मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है दृष्टि ने अपने माता पिता को कुछ बताया हो। यही सोचकर मैंने कांपते हाथों से दृष्टि के घर का फोन मिलाया। फोन दृष्टि की माँ ने उठाया। मैंने बहुत ही दबी और भर्राई हुई आवाज में पूछा, बहन जी, मैं रागिनी बोल रही हूँ। अब कैसी है तबीयत हमारी, मतलब आपकी बेटी दृष्टि की? मेरी आवाज सुनते ही दृष्टि की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह फोन पर ही बुरी तरह भड़क उठी और चिल्लाते हुए बोली, खबरदार जो आगे इस घर में फोन किया। मेरी बेटी उस खौफनाक रात के सदमे से अब तक ठीक नहीं हुई है। दिन रात कांपती रहती है। अगर अपनी और अपने उस पागल बेटे की भलाई चाहती हो तो हमसे दूर रहो, वरना हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। उन्होंने बिना मेरी कोई बात सुने झटके से फोन काट दिया। यह सब सुनकर
मैं गहरे डिप्रेशन में चली गई। कबीर की पहली पत्नी अनन्या के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। मानसी ने मुझे बाद में रोते हुए बताया था कि कबीर से अलग होने के बाद अनन्या कम से कम 6-7 महीने तक डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के चक्कर काटती रही थी और डिप्रेशन की दवाइयों पर थी। आखिर क्या कमी थी मेरे बेटे में? कबीर की बात करूं तो वह बचपन से ही बेहद सीधा साधा, कम बोलने वाला और अपनी धुन में रहने वाला बच्चा था। उसके बर्ताव में कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं दिखी जो अननॉर्मल या अजीब हो। वह मेरी पहली संतान था जो अब नॉर्मल या अजीब हो। वह मेरी पहली संतान था जिसे मैंने और उसके पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन इतना लाड प्यार मिलने के बाद भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस पर थोड़ा घमंड जरूर था। वह अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर हंसते हुए कहता था, मम्मी, मेरी लुक्स और स्मार्टनेस के आगे आगे तो बड़े बड़े मॉडल भी पानी भरते हैं। उसे पहनने ओढ़ने का, अच्छे ब्रांडेड कपड़े और घड़ियां खरीदने का बहुत शौक था। पढ़ाई लिखाई में वह हमेशा अव्वल रहा और समय पर उसने एक अच्छी नौकरी भी पा ली थी। अपनी बहन मानसी के लिए भी वह एक बेहद जिम्मेदार भाई था। रोज सुबह उसे अपनी गाड़ी से कॉलेज छोड़ता और शाम को वापस लाना उसकी जिम्मेदारी थी। घर के खर्च के लिए हर महीने बिना मांगे पैसे मेरी हथेली पर रख देता था। उसने कभी मुझसे या घर के किसी बड़े से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। उसके दोस्त भी कोई ऐसे आवारा नहीं थे जो मैं कहती कि वह किसी गलत संगत में पड़ गया है। वह किसी भी तरह का नशा नहीं करता था, यहाँ तक कि वह चाय कॉफी भी बहुत कम पीता था। उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे, जिनमें उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्णव था, जो अब विदेश में लंदन में रहता था। कबीर कभी कभी अर्णव से फोन पर बात करते हुए मेरी भी बात करवाता था। अर्णव हमेशा कहता था, आंटी, कबीर बहुत ही साफ दिल का और सीधा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन यह जो 2 शादियों में हुआ वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। 2 लड़कियों की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो चुकी थी और मेरा बेटा एक खामोश पत्थर बनकर अपने कमरे में कैद था। दिन धीरे धीरे आगे सरकने लगे। कबीर अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका था और वापस ऑफिस जाने लगा था, लेकिन इस अधूरी सच्चाई ने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी रास्ता क्यों न चुनना पड़े। दिन, हफ्ते और हफ्तों से महीने गुजरते गए। इस बात को करीब 6 महीने का समय बीत चुका था। दोनों बहुओं से कानूनी तौर पर कबीर का तलाक हो चुका था। घर का माहौल धीरे धीरे शांत तो हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी और सुलगती हुई आग ठंडी नहीं हुई थी। कबीर पहले की तरह ही सुबह चुपचाप ऑफिस जाता, शाम को लौटकर सीधे अपने कमरे में बंद हो जाता। वह हमसे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसका यह मौन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। समाज के ताने, पड़ोसियों की तिरछी नजरें और खानदान का कड़ा विरोध मेरे हौसले को तोड़ रहे थे। सब यही मान चुके थे कि कबीर अब जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं इस तरह हार नहीं मान सकती थी। मैंने मन ही मन एक बहुत बड़ा, अजीब और बेहद कठिन फैसला लिया। मैंने सोचा कि कबीर की पहली दोनों बहुएं बहुत ही अमीर, पढ़ी लिखी और नाजुक घराने की लड़कियां थीं। वे आत्मनिर्भर थीं, इसलिए बिना सोचे समझे पहले ही दिन रिश्ता तोड़कर भाग गई। लेकिन अगर इस बार मैं कबीर की शादी किसी ऐसी लड़की से कराऊं जो जिंदगी के थपेड़े से टूटी हुई हो, जो बेहद गरीब परिवार से हो और जिसे सहारे की सख्त जरूरत हो, तो शायद वह मजबूरी में ही सही पर कबीर का साथ नहीं छोड़ेगी। वह इस घर में टिकेगी और मुझे उस बंद कमरे का वह सच बताएगी जिसे जानने के लिए मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मैं किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ थी। लेकिन सच जाने बिना मेरे पास कबीर को ठीक करने का और कोई रास्ता भी नहीं था। इसी तलाश में
एक दिन मेरे एक पुराने परिचित ने मुझे काव्या के बारे में बताया। काव्या एक बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। 2 साल पहले उसके पिता का साया सिर से उठ चुका था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और उसके 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी काव्या के कंधों पर थी। वह सुबह से शाम तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता था। मैंने बिना कबीर को बताए काव्या से अकेले में एक मंदिर के पीछे मिलने का फैसला किया। काव्या जब मुझसे मिलने आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी और आंखों में अपने परिवार को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बिना कोई बात छुपाए काव्या के सामने कबीर की दोनों शादियों का और पहली ही रात को बहुओं के भाग जाने का पूरा सच रख दिया। मैंने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। मेरी बातें सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खौफ के मारे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर साफ था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? जो लड़कियां इतने बड़े घरों की थी, जब वे नहीं टिक पाई तो मैंने तुरंत काव्या का हाथ थाम लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, काव्या बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं स्वार्थी बन रही हूँ, लेकिन मैं एक मजबूर माँ हूँ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि अगर तुम मेरे कबीर की जिंदगी में आओगी तो मैं तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले लूंगी। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। तुम्हें इस शादी के बदले वो आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जो तुम ट्यूशन पढ़ाकर कभी नहीं कर पाओगी। बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और कबीर का साथ देना होगा। काव्या ने अपनी सूजी हुई आंखों से मुझे देखा। उसने कुछ देर अपनी आंखें बंद की। शायद उसके जहन में अपनी बीमार माँ का चेहरा और किताबों के लिए तरसते अपने छोटे भाइयों के चेहरे घूम गए थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और बेहद मजबूत होकर बोली, माँ जी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी इस एक कुर्बानी से मेरे इस एक समझौते से मेरी माँ का इलाज हो सकता है और मेरे भाइयों का भविष्य सुधर सकता है, तो मुझे मंजूर है। एक औरत को वैसे भी जिंदगी में कहीं न कहीं समझौते करने ही पड़ते हैं। जो कुछ भी उस कमरे में होगा, मैं उसे सहने और आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। काव्या का यह त्याग देखकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। वह जितनी अंदर से मजबूत थी, दिखने में भी उतनी ही शालीन और संस्कारी थी। जब मैंने घर आकर कबीर को काव्या की तस्वीर दिखाई और शादी की बात की तो उसने साफ मना कर दिया। वह गुस्से में बोला, मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी, और वो भी इतनी साधारण और गरीब लड़की से। कभी नहीं। मैंने इस बार अपनी ममता का आखिरी दांव खेला। मैंने रोते हुए अपनी कसम दी और कहा, कबीर, चुप हो जा। जिस तरह की तेरी बदनामी बाहर हो चुकी है, उस हालत में कोई शरीफ घराने की लड़की तुमसे बात तक नहीं करेगी। मैं एक माँ हूँ, कब तक जिंदा रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद इस दुनिया में तेरा ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तुझे काव्या से शादी करनी ही होगी। अपनी माँ की आंखों में आंसू और कसम सुनकर कबीर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह खामोश हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और चोर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे वह मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने भारी मन से सिर हिलाकर शादी के लिए हाँ कह दी और उठकर अपने कमरे में चला गया। इस बार मैंने तय कर लिया था कि शादी में कोई तामझाम नहीं होगा, ताकि कोई तमाशा ना बने। हमने बहुत ही सादगी से, बिना किसी रिश्तेदार को बुलाए, सिर्फ मानसी की मौजूदगी में एक छोटे से मंदिर में कबीर और काव्या की शादी करवा दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस सादगी के पीछे भी एक बहुत बड़ा तूफान हमारा इंतजार कर रहा था। शादी संपन्न होने के बाद हम काव्या को बहुत ही सादगी से अपने घर ले आए। इस बार घर में ना तो कोई मेहमान था और ना ही कोई बाहरी सन्नाटा तोड़ने वाला शोर। बस मैं, मानसी,
कबीर और काव्या थे। घर का माहौल इतना शांत था मानो हर कोई आने वाले पल की आहट को भांपने की कोशिश कर रहा हो। रात के 11 बज चुके थे। मैंने काव्या को कबीर के कमरे में ले जाकर बेड पर बैठाया। उसका घूंघट काफी नीचे तक झुका हुआ था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने उसके पास बैठकर उसके कांपते हाथों को थामा और बेहद धीमी आवाज में कहा, काव्या बेटा, हिम्मत मत हारना। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं और मानसी ठीक बाहर वाले हॉल में हैं। अगर कोई भी बात हो तुम बस एक आवाज देना, भगवान सब ठीक करेगा। काव्या ने घूंघट के अंदर से ही धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, कबीर को कमरे के अंदर भेजा और खुद बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं और मानसी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। मानसी डर के मारे मुझसे लिपट गई थी। घड़ी की टिक टिक एक बार फिर हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभने लगी। 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि शायद इस बार सब ठीक है। काव्या की मजबूती और उसका सब्र काम आ गया है। लेकिन जैसे ही रात के ठीक 2:30 बजे कबीर के कमरे के अंदर से अचानक कुछ भारी सामान गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। अगले ही पल काव्या की एक दबी हुई खौफनाक चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। मैं और मानसी झटके से सोफे से उठे और कबीर के कमरे के दरवाजे की तरफ भागे। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू किया। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस काव्या के रोने और किसी के जोर जोर से हांफने की डरावनी आवाजें आ रही थी। मानसी, जल्दी जा और स्टोर रूम से दूसरी चाबी लेकर आ, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मानसी भागती हुई गई और कबीर के कमरे की अतिरिक्त चाबी ले आई। मेरे हाथ डर के मारे इस कदर कांप रहे थे कि चाबी ताले में बैठ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे मैंने ताला खोला और दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखते ही मेरी और मानसी की चीख निकल गई। कमरे की खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी में काव्या बेड के नीचे फर्श पर पूरी तरह बेसुध और बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा डर के मारे नीला पड़ चुका था। आंखें आधी खुली थी और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे में कबीर कहीं नहीं था। वॉशरूम का दरवाजा खुला था और वह खाली था। कबीर शायद कमरे की खिड़की के रास्ते जो सीधे लॉन में खुलती थी वहां से भाग चुका था। काव्या, आंखें खोलो बेटा। मैंने तुरंत मानसी से पानी मंगवाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। उसकी नब्ज बहुत कमजोर चल रही थी। मैंने बिना वक्त गंवाए हमारे फैमिली डॉक्टर सिन्हा को फोन मिलाया। आधी रात का वक्त था, लेकिन हमारी पुरानी जान पहचान की वजह से वे आधे घंटे में हमारे घर पहुंच गए। डॉक्टर सिन्हा ने काव्या की आंखों और नब्ज की बारीकी से जांच की, उसे एक इंजेक्शन दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या कबीर ने इसके साथ कोई मारपीट की है, कोई चोट? डॉक्टर सिन्हा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रागिनी जी, इसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट या जबरदस्ती के निशान नहीं हैं। यह लड़की शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे कोई बहुत बड़ा गहरा मानसिक सदमा लगा है। यह किसी ऐसी चीज या मंजर को देखकर बेहोश हुई है जिसने इसके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। यह सिर्फ और सिर्फ बेहद गहरे खौफ का नतीजा है। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयां लिखकर चले गए और कह गए कि सुबह तक इसे होश आ जाएगा। मैं काव्या के सिराहने बैठी रोती रही। कबीर का फोन अभी भी बंद था। मेरा दिमाग सोच सोच कर थक चुका था कि आखिर मेरा सीधा साधा बेटा उस बंद कमरे में ऐसा कौन सा रूप अख्तियार कर लेता है जिसे देखकर लड़कियां मौत के मुंह तक पहुंच जाती हैं। सच अब मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही काव्या ने अपनी भारी आंखें खोली।
होश में आते ही उसके चेहरे पर खौफ के गहरे बादल छा गए। वह बदहवास होकर बिस्तर से उतरी और मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे अपने मम्मी पापा और भाइयों के पास जाना है। मैंने दौड़कर काव्या को रास्ते में ही पकड़ लिया। वह एक घायल पंछी की तरह मेरे हाथों में तड़प रही थी। मैंने उसे सीने से लगाते हुए रोकर कहा, काव्या बेटा, शांत हो जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही इस घर की सारी सच्चाई बता दी थी और तुम खुद अपनी मर्जी से सब जानकर यहाँ आई थी। फिर अचानक तुम इस तरह क्यों डर रही हो? मुझे बताओ तो सही कि उस बंद कमरे में क्या हुआ था। काव्या खौफ से कांपते हुए लगातार रोए जा रही थी। उसने रोते हुए अपने हाथ जोड़े और मिन्नतें करते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी मजबूरी के कारण यहाँ नहीं रुक सकती। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने माता पिता या भाइयों को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ अपने स्तर पर संभाल लूंगी। लेकिन खुदा के लिए मुझे इस घर में रहने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैंने उसके बहते हुए आंसू पोंछा और कहा, काव्या, तुमने मुझसे मंदिर में वादा किया था कि तुम कबीर की सच्चाई मुझे जरूर बताओगी। एक बेबस माँ को इस तरह अंधेरे में मत छोड़ो बेटा। काव्या ने डर के मारे चारों तरफ देखा, जैसे कमरे की दीवारें भी उसकी बातें सुन रही हो। उसने बेहद दबी आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं कबीर जी के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह मेरे छोटे भाइयों को भी बर्बाद कर देंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसकी आंखों में अपने भाइयों के लिए ऐसा डर और करुणा थी कि मेरे हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। काव्या उसी वक्त अपना बैग उठाकर अपने मायके चली गई। हैरानी की बात यह थी कि दिन बीतने के बाद भी काव्या के घर से ना तो कोई फोन आया और ना ही पुलिस की कोई धमकी। इसका मतलब साफ था कि काव्या ने अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए अपने माता पिता से झूठ बोल दिया था और इस रिश्ते को चुपचाप सहने का फैसला कर लिया था। वह कानूनी रूप से अभी भी कबीर की पत्नी थी। अब मेरा सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था। कबीर शाम को ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और गंभीर था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं कबीर की मर्जी का इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि खुद उसकी जांच करवाऊंगी। अगले दिन मैंने कबीर के रात के खाने में चुपके से नींद की एक तेज दवाई मिला दी। खाना खाने के कुछ ही देर बाद कबीर गहरी और अचेत नींद में सो गया। जैसे ही मुझे यकीन हो गया कि वह होश में नहीं है, मैंने तुरंत डॉक्टर सिन्हा को फोन करके घर बुलाया। डॉक्टर सिन्हा रात के सन्नाटे में हमारे घर पहुंचे। उन्होंने गहरी नींद में सोए कबीर की आंखों की पुतलियों को चेक किया और फिर उसके खून के सैंपल लिए। उन्होंने कबीर के सिर पर कुछ न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट भी किए। सैंपल को अपनी कीट में रखते हुए डॉक्टर सिन्हा ने कहा, रागनी जी, मैंने इसके ब्लड और केमिकल सैंपल ले लिए हैं। मैं इसकी पूरी बॉडी प्रोफाइल और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट तैयार करवाता हूँ। जैसे ही रिपोर्ट्स आती है मैं आपको फोन करता हूँ। अगले 2 दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। मैं बेसब्री से डॉक्टर सिन्हा के फोन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार तीसरे दिन दोपहर को डॉक्टर सिन्हा का फोन आया। उन्होंने जो कहा उसने मेरे आश्चर्य और उलझन को 1000 गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, रागनी जी, कबीर की सारी मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट्स आ चुकी है। उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई अब नॉर्मल केमिकल लोचा नहीं है। उसकी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। वह शारीरिक और दिमागी तौर पर 100% स्वस्थ है। उसे कोई बीमारी नहीं है। यह सुनकर मेरा दिमाग फटने को तैयार हो गया।
अगर कबीर पूरी तरह नॉर्मल है, उसकी रिपोर्ट्स में कोई कमी नहीं है, तो फिर शादी की पहली रात को लड़कियां इस कदर मौत के खौफ से क्यों चीख उठती है? इस अधूरी सच्चाई ने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया था। अब मुझे समझ आ गया था कि सच जानने के लिए मुझे खुद कबीर के उस बंद कमरे का हिस्सा बनना होगा। जब डॉक्टर सिन्हा ने साफ कह दिया कि कबीर की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ है, तो फिर उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या छुपा है जो हर लड़की का कलेजा चीर देता है? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मुझे कबीर के उस कमरे का हिस्सा बनना था और अपनी आंखों से सब देखना था। लेकिन इसके लिए मुझे काव्या की मदद चाहिए थी। मैं तुरंत काव्या के मायके पहुंची। वहां काव्या के माता पिता ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया। उनके सीधे सीधे चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें असली सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि शादी के बाद जो छोटी मोटी अनबन होती है, उसी वजह से उनकी बेटी घर आ गई है और मैं उसे वापस लिवाने आई हूँ। मुझे देखते ही अंदर के कमरे से काव्या बाहर आई, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही उसके चेहरे पर खौफ छा गया। वह ज्यादा देर हमारे पास नहीं बैठी और घबराकर वापस अंदर अपने कमरे में चली गई। मैं बड़ों से इजाजत लेकर चुपके से काव्या के पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे अपने कमरे में देखते ही काव्या डर के मारे दीवार से सट गई और रोती हुई दबी आवाज में बोली, मम्मी जी, मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था ना कि मैं आपके घर वापस नहीं रह सकती। फिर आप मुझे यहाँ लेने क्यों आ गई हैं? प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैंने आगे बढ़कर काव्या को बहुत ही प्यार से अपने पास बेड पर बैठाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, काव्या बेटा, एक मजबूर और लाचार माँ तुम्हारे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रही है। मेरे कबीर की जिंदगी को सुधारने की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। तुम ही मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकती हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मुझे मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरी यह बेबसी देखकर काव्या का दिल पिघल गया। उसने तुरंत मेरे जुड़े हुए हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मुझे पाप लगेगा। मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। मुझे उस कमरे से बहुत डर लगता है। जब मैंने देखा कि काव्या किसी भी तरह सच्चाई अपने मुंह से बताने को तैयार नहीं है, तो मैंने अपना आखिरी पत्ता खेला। मैंने काव्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है काव्या बेटा, अगर तुम अपनी जुबान से कबीर का राज नहीं खोल सकती तो मत खोलो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन तुम अपनी इस अभागन माँ की इतनी मदद तो कर सकती हो ना कि मैं खुद अपनी आंखों से वो सच देख सकूं। तुम बस आज एक रात के लिए मेरे साथ हमारे घर चलो और कबीर के कमरे में रुको। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद उस कमरे में छिपी रहूंगी और अपनी आंखों से सब देख लूंगी। काव्या पहले तो इस खौफनाक योजना को सुनकर बुरी तरह डर गई। वह कांपने लगी, लेकिन जब मैंने उसे बार बार यकीन दिलाया कि मैं हर पल उसके साथ रहूंगी और उसकी जान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, तो वह भारी मन से तैयार हो गई। मैं काव्या को वापस अपने घर ले आई। उसके माता पिता ने बहुत ही खुशी और संतुष्टि के साथ अपनी बेटी को दोबारा विदा किया। घर आकर मैंने कबीर को फोन किया, जो उस समय ऑफिस में था। मैंने अपनी आवाज को बिल्कुल सामान्य रखते हुए कहा, कबीर, काव्या वापस घर आ गई है। तुम आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। और हाँ, आज रात मैं घर पर नहीं रहूंगी। तुम्हारी मौसी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं रात भर वहीं रुकूंगी और सुबह आऊंगी। मेरी बात सुनकर कबीर ने फोन पर सिर्फ एक ठंडी और संक्षिप्त हूँ कही और फोन काट दिया। शाम ढल चुकी थी। मैंने अपनी योजना के मुताबिक
काव्या को एक बार फिर से सुंदर लाल दुल्हन के लिबास में सजाया। कबीर के कमरे के बेड को ताजे गुलाब के फूलों से सजाया, मानो आज ही उनकी पहली सुहाग रात हो। लेकिन इस बार कबीर के कमरे की उस बड़ी और भारी लकड़ी की अलमारी के पीछे अंधेरे कोने में मैं खुद अपनी सांसें रोके छिपकर बैठ गई थी। आज इस बंद कमरे का जो भी सच था वह मेरी आंखों के सामने आने वाला था। कुछ ही देर में रात के 11 बज गए। बाहर गाड़ी की आवाज हुई और कबीर घर आ गया। थोड़ी ही देर में कबीर के कमरे का दरवाजा खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। उसने एक ठंडी और गहरी नजर बेड पर सजी धजी बैठी काव्या पर डाली। कबीर के चेहरे पर एक अजीब सा भयानक सन्नाटा था। उसने काव्या से एक शब्द भी नहीं कहा और अलमारी के ऊपर रखे अपने कपड़े उठाए और सीधे बाथरूम के अंदर घुस गया। अलमारी के पीछे छिपी मैं अपनी छाती पर हाथ रखे तेजी से धड़कते दिल के साथ खुद को आने वाले उस खौफनाक मंजर के लिए तैयार कर रही थी, जिसका सच आज हमारे सामने आने वाला था। कबीर के बाथरूम के अंदर जाते ही कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। बेड पर बैठी काव्या का पूरा शरीर डर के मारे थरथर कांप रहा था और अलमारी के पीछे अंधेरे कमरे में दुबकी मैं अपनी सांसें रोके घड़ी की हर टिक टिक को अपने दिल पर महसूस कर रही थी। मुझे रह रहकर लग रहा था कि डॉक्टर सिन्हा की रिपोर्ट्स भले ही नॉर्मल आई हो, लेकिन इस बंद कमरे के भीतर कोई ऐसा राज जरूर है जो अब तक हम सबकी नजरों से छुपा हुआ था। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। 10 मिनट बीते होंगे कि अचानक पानी गिरने की आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई बाथरूम के भीतर से किसी औरत के रोने और सिसकने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्दनाक और अजीब थी कि मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर तो मेरा बेटा कबीर गया था, फिर यह किसी औरत के रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी। काव्या डर के मारे बेड से नीचे उतर आई और कमरे के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाती, बाथरूम का किवाड़ एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। बाथरूम से जो शख्स बाहर निकला उसे देखकर अलमारी के पीछे छिपी मैं खौफ के मारे चीखते चीखते बची। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई और मैं बेहोश होते होते बची। वह कबीर ही था, लेकिन उसका पूरा हुलिया किसी डरावने साये जैसा बदल चुका था। उसने चटक लाल रंग की एक पुरानी बनारसी साड़ी पहन रखी थी। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर बेहद बेहुदा डरावना और फैला हुआ मेकअप था। आंखों में गहरा काजल था जो आंसुओं के साथ बहकर उसके गालों पर लग चुका था, जिससे उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उसमें खून उतर आया हो। वह कबीर की मर्दाना आवाज में नहीं, बल्कि बिल्कुल एक औरत की तीखी और हिस्टेरिकल आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह अपनी लाल साड़ी का पल्लू लहराते हुए काव्या की तरफ बढ़ा और अपनी उंगली उठाकर चीखा, तुमसे कितनी बार मना किया है कि मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। क्यों आ जाती हो तुम बार बार इस कमरे में? यह कमरा, यह घर और यह सिंदूर सिर्फ मेरा है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। वह पागलों की तरह हंसता हुआ काव्या को दबोचने के लिए आगे बढ़ा। काव्या खौफ के मारे जोर से चीख उठी, मम्मी जी बचाइए मुझे, ये मुझे मार डालेंगे। अब मुझसे अलमारी के पीछे और छिपा नहीं रहा गया। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर बीच में आई और मैंने कबीर के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने रोते हुए चिल्लाकर कहा, कबीर, कबीर होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी माँ को पहचानो कबीर। लेकिन कबीर की आंखों में उस वक्त मेरे लिए कोई पहचान नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे पीछे धक्का दे दिया। मैं दूर फर्श पर जा गिरी। उसने अपनी लाल साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ घूमते
और मेरी तरफ घूरते हुए औरत की आवाज में चिल्लाया, कौन कबीर? किसका कबीर? प्रमीला नाम है मेरा, इस घर की इकलौती बहू प्रमीला। तुम सबने मिलकर मुझे मार डाला था ना, अब मैं किसी और को इस कमरे में रहने नहीं दूंगी। कबीर का वह खौफनाक और पागलपन से भरा रूप देखकर मुझे समझ आ गया कि इस वक्त इससे बहस करना अपनी जान गंवाना होगा। मौका पाकर काव्या रोती हुई कमरे से बाहर भाग निकली। इससे पहले कि वह डरावना रूप धारण किए कबीर दोबारा मुझ पर हमला करता, मैं भी फुर्ती से उठी और कमरे से बाहर की तरफ भागी। बाहर आते ही मैंने बिना वक्त गंवाए कबीर के कमरे के भारी दरवाजे को खींचकर बाहर से कुंडी लगा दी और बड़ा सा ताला जड़ दिया। कमरे के अंदर से कबीर यानी उस प्रमीला के चिल्लाने, हंसने और सामान को दीवार पर दे मारने की भयानक आवाजें बाहर आ रही थी। वह जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। बाहर हॉल में काव्या फर्श पर बैठी खुद को समेटे हुए बुरी तरह सिसक रही थी। मैंने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वह खौफ से इस कदर कांप रही थी कि उसकी बत्तीसी बज रही थी। वह मेरे गले लगकर रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे बचा लीजिए, मैंने कहा था ना कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहली रात को भी उन्होंने यही किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो वह मुझे और मेरे भाइयों को जान से मार डालेंगे। मम्मी जी मुझे मेरे भाइयों के पास जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं मरना। मैंने काव्या के सिर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, शांत हो जाओ काव्या बेटा, शांत हो जाओ। अब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें या तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं होगा। अब मुझे सब समझ आ गया है। कबीर पर किसी बीमारी का नहीं, बल्कि बोलते बोलते मेरा अपना दिमाग शून्य हो रहा था। उस वक्त कबीर की वह भयानक हंसी और प्रमीला नाम मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने जैसे तैसे काव्या को अपने कमरे में सुलाया, लेकिन कबीर के कमरे से आती आवाजें हमें रात भर सोने नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि सुबह होते ही मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा, वरना मेरा बेटा हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगा। कमरे के भीतर से आती कबीर की वो भयानक आवाजें और चीजें टूटने का शोर सुबह के करीब 4 बजे जाकर शांत हुआ। जब पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तब कहीं जाकर हॉल में बैठी मेरी और काव्या की सांस में सांस आई। खौफ की वो रात जैसे तैसे गुजरी, पर सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरे भीतर की माँ जाग चुकी थी। अब रोने या डरने का वक्त नहीं था। कबीर को इस नर्क से बाहर निकालने का वक्त था। सुबह ठीक 8 बजे मैंने डॉक्टर सिन्हा और शहर के एक बहुत बड़े न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर मल्होत्रा को अपने घर बुला लिया। मैंने उन्हें रात का वो खौफनाक मंजर, कबीर का वो बदला हुआ हुलिया और प्रमीला नाम का वो पूरा किस्सा अक्षरशः सुना दिया। दोनों डॉक्टरों ने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। डॉक्टर मल्होत्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रागनी जी, जैसा कि कबीर की मेडिकल रिपोर्ट्स से साफ है, उसे कोई शारीरिक या तांत्रिक बीमारी नहीं है। यह असल में एक गंभीर मानसिक स्थिति है, जिसे मेडिकल साइंस में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें इंसान का दिमाग किसी गहरे सदमे या किसी चीज के अत्यधिक प्रभाव में आकर खुद को भूल जाता है और एक पूरी तरह से अलग पहचान गढ़ लेता है। हमें देखना होगा कि कबीर के दिमाग पर यह प्रमीला नाम का भूत कहाँ से सवार हुआ है। इसका सुराग हमें कबीर के कमरे से ही मिलेगा। जब कबीर के कमरे का ताला खोला गया तो वह बेड के पास फर्श पर अपनी उसी लाल साड़ी में बेसुध सोया हुआ था। डॉक्टरों ने उसे एक सेडेटिव इंजेक्शन दिया ताकि वह गहरी नींद में सोए रहे। इसके बाद डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर सिन्हा ने कमरे की गहन तलाशी शुरू की। अलमारी के कपड़े, दरवाजे सब खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब डॉक्टर मल्होत्रा ने कबीर के भारी गद्दे को ऊपर उठाया
तो हमारे होश उड़ गए। गद्दे के नीचे सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर उपन्यासों का एक पूरा ढेर छिपा हुआ था। डॉक्टर मल्होत्रा ने उनमें से एक पुरानी फटी हुई किताब निकाली, जिसका मुख्य शीर्षक था प्रमीला का प्रतिशोध। उपन्यास की कहानी एक ऐसी लड़की प्रमीला के बारे में थी, जिसके पति ने शादी की पहली ही रात को उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। इस गहरे सदमे से प्रमीला दिमागी मरीज बन गई थी और जब भी वह किसी नई दुल्हन को सजती संवरती देखती तो पागलपन के दौरे में उसे जान से मारने दौड़ती थी। अंत में उसके ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था। डॉक्टर मल्होत्रा ने किताब बंद करते हुए सब कुछ साफ किया। रागिनी जी, कबीर स्वभाव से बहुत संवेदनशील और कम बोलने वाला लड़का है। उसने इस उपन्यास को और प्रमीला के उस दर्दनाक किरदार को अपने दिलो दिमाग पर इस कदर हावी कर लिया कि उसका अवचेतन मन खुद को कबीर के बजाय प्रमीला समझने लगा। जब भी उसके सामने लाल जोड़े में सजी धजी कोई नई दुल्हन आती, उसका दिमाग इस ट्रिगर को झेल नहीं पाता और वह कबीर की पहचान खोकर प्रमीला के हिस्टेरिकल पागलपन के रूप में रिएक्टिव करने लगता था। यही वजह थी कि उसकी पहली दोनों पत्नियां डरकर भाग गई, जिससे उसका यह मर्ज और पक्का हो गया। मैंने रोते हुए डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर साहब, क्या मेरा बेटा कभी ठीक हो पाएगा? डॉक्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराकर तरफ देखा और कहा, बिल्कुल ठीक हो सकता है रागिनी जी, लेकिन इसके लिए दवाओं से ज्यादा अपनों के प्यार, सब्र और एक खास थेरेपी की जरूरत है। कबीर को उस प्रमीला के किरदार से बाहर निकालने के लिए हमें उसके सामने इस शादी और सुहाग रात के डर को पूरी तरह खत्म करना होगा। काव्या, जो अब तक खड़ी सब सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखों में अब डर की जगह कबीर के लिए एक हमदर्दी और माँ के लिए श्रद्धा थी। उसने मजबूत आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर कबीर जी एक मरीज हैं, तो मैं एक पत्नी बनकर इस बीमारी से उन्हें बाहर निकालूंगी। मैं भागूंगी नहीं। अगले 6 महीनों तक हमारे घर में कबीर का इलाज चला। डॉक्टर मल्होत्रा की दवाओं के साथ साथ काव्या ने कबीर की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर की सलाह पर कमरे से वो सारी किताबें हटा दी गई। काव्या कबीर के सामने कभी भी कोई भारी लाल जोड़ा, जेवर या भड़काऊ मेकअप करके नहीं जाती थी। वह बेहद सादे कपड़ों में एक सच्ची सहेली और देखभाल करने वाली जीवन संगनी बनकर हर पल उसके साथ रहती थी। वह कबीर को समय पर दवा देती, उसके साथ वॉक पर जाती और उसे यह एहसास दिलाती कि वह इस दुनिया का सबसे सुरक्षित और प्यारा इंसान है। काव्या के इस निस्वार्थ प्यार, समर्पण और लगन का असर धीरे धीरे कबीर पर दिखने लगा। उसके व्यवहार का वो अजीब सन्नाटा अब गायब हो चुका था। कबीर की आंखों में अब काव्या के लिए एक गहरा सम्मान और छुपा हुआ प्यार साफ नजर आने लगा था। वह ऑफिस से आते ही काव्या को ढूंढता, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता। कबीर का इलाज चलते पूरे 6 महीने बीत चुके थे और डॉक्टर मल्होत्रा ने घोषित कर दिया था कि कबीर अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसका वो पुराना भ्रम हमेशा के लिए टूट चुका है। एक शाम मैंने काव्या को अपने कमरे में बुलाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, काव्या बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा का आखिरी दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कबीर अब ठीक हो चुका है। आज तुम्हें कबीर के लिए एक आखिरी कदम उठाना होगा। आज तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। काव्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था। उस रात मानसी और मैंने मिलकर काव्या को एक बार फिर से बेहद खूबसूरत दुल्हन के लिबास में सजाया। कबीर के कमरे को दोबारा ताजे फूलों से महकाया गया। कबीर जब ऑफिस से लौटा तो घर का बदला हुआ माहौल देखकर समझ गया कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं और मानसी धड़कते दिल के साथ कबीर के कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। अंदर कबीर दाखिल हुआ।
उसने लाल जोड़े में घूंघट उठाए बैठी काव्या को देखा। कबीर के कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई पागलपन नहीं था। वह धीरे से काव्या के पास बेड पर बैठा और बहुत ही प्यार से उसका घूंघट उठाया। काव्या की आंखों में लज्जा और थोड़ा सा संकोच था। कबीर ने काव्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए रूंधे गले से कहा, काव्या, सॉरी, तुमने मेरी उस अंधकार भरी जिंदगी को अपनी रोशनी से भर दिया। अगर तुम न होती तो मैं कभी इस मर्ज से बाहर नहीं आ पाता। क्या तुम अपनी इस जिंदगी की नई शुरुआत में मुझे अपना साथी स्वीकार करोगी? काव्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कबीर के सीने पर अपना सिर रख दिया। बाहर गलियारे में खड़ी मैं और मानसी अंदर से आती उनकी प्यार भरी खरगोशियां और कबीर की वो सामान्य खुशहाल आवाज सुन रहे थे। मेरे अंदर तक एक असीम सुकून उतर गया। मैंने हाथ जोड़कर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। अगली सुबह जब मैं जल्दी उठकर किचन की तरफ गई तो काव्या वहां पहले से ही मौजूद थी। चाय की केतली गैस पर चढ़ी थी। मुझे देखते ही काव्या के चेहरे पर एक शर्मीली और खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। उसने झुककर मेरे पैर छुए। मैंने उसे गले से लगाते हुए प्यार से पूछा, काव्या बेटा, इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? काव्या ने अपनी नजरें झुकाते हुए शर्माकर कहा, मम्मी जी, कबीर जी को सुबह की चाय चाहिए थी, बस वही बना रही थी। तभी कबीर भी मुस्कुराता हुआ किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अपने बेटे के चेहरे पर वो रौनक और बहू के चेहरे पर वो सुहागन की लाली देखकर मेरा सीना गर्व और खुशी से चौड़ा हो गया। हमारे घर का वो खौफनाक साया, वो अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका था और मेरे कबीर और काव्या के जीवन में खुशियों की एक नई सुनहरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सच्चा प्यार और अपनों का साथ हर उस अंधेरे को मिटा सकता है जिसे दुनिया ला इलाज समझती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो अल्फाज दिल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।